हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके सीटेट यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जूनियर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है 6 to 8 का, उसमें आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम में पक्का आएंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्यता का उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम होगा। तो पहला ऑप्शन है सीएनजी, दूसरा ऑप्शन है डीजल, तीसरा ऑप्शन है एलपीजी और चौथा ऑप्शन है पेट्रोल। यानी कह रहा है कि सामान्यतः जो हम उपयोग करते हैं जिस ईंधन का उसका फ्यूल, ईंधन को फ्यूल कहते हैं, उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, ऊष्मीय मान कितना अधिकतम होता है, किस में होता है। तो सीएनजी में होता है, डीजल में होता है, एलपीजी में होता है, पेट्रोल में होता है। तो इसका ऑप्शन सही है एलपीजी। यानी एलपीजी का पूरा फुल फॉर्म है द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का कैलोरीफिक वैल्यू होता है 45.5 मिली जूल पर केजी और एलपीजी का होता है 46.1 मिली जूल पर केजी। तो सीएनजी और एलपीजी में एलपीजी का ज़्यादा मान होता है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। और पेट्रोल का होता है 45.8 मिली जूल केजी। ठीक है, तो इसमें से चारों में से एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जल वाष्प सम्मिलित प्रतिशतता है। यानी कह रहा है कि वायु जो होता है वो कई गैसों का मिश्रण होता है, तो उसमें से जैसे CO2 है, ऑर्गन है, ओजोन है, जल है, वाष्प सम्मिलित है। तो इसमें बताना है कि कितनी वाष्प प्रतिशतता होती है। तो इसमें होता है कितना, इसका ऑप्शन सही होगा बी वाला, 1%। 1% होता है क्योंकि वायु में 78.08% तो नाइट्रोजन होता है, 20.95% ऑक्सीजन होता है और जो अन्य बचते हैं 1%, उसमें सारे गैस आते हैं 1% में, जैसे CO2 है, CH4 है, आर्गन है, ओजोन है और जो जल वाष्प है, ये सब जो है ये 1% में आते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। 78.08 नाइट्रोजन पाया जाता है और 20.95% ऑक्सीजन होता है। बाकी 1% में जो शेष बचता है रिमेन, उसमें सारे गैस पाए जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑर्गन, ओजोन, H2O, ये सब पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन स्रावित करती है। शर्करा यानी शुगर की प्रॉब्लम। ठीक है, शुगर की प्रॉब्लम को कौन सा हार्मोन जो है कंट्रोल करता है, उसमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है एड्रीनल, दूसरा ऑप्शन है पैंक्रियास जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि, चौथा ऑप्शन है थायराइड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पैनक्रियास। पैनक्रियास जो होता है वो नियंत्रित करता है, यानी मधुमेह के जो होता है उसको कंट्रोल करता है। मधुमेह जो होता है इंसुलिन से नियंत्रित होता है। ठीक है, तो इंसुलिन जो होता है वो कहाँ से निकलता है, हमारे अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग से निकलता है। अग्नाशय का जो अंतःस्रावी भाग होता है, लैंगरहैंस की उसमें कुछ दीपिकाएं पाई जाती हैं, उसमें बीटा कोशिका होता है। तो बीटा कोशिका से ये जो हार्मोन्स होते हैं वो निकलते हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। हेल्प क्या, कंट्रोल करते हैं उसे। तो अगर हमसे पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा यानी शुगर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी हार्मोन स्रावित करती है, कौन हार्मोन स्रावित करता है, तो वो पैनक्रियास करता है। तो पैनक्रियास में
जो है इंसुलिन होता है। इंसुलिन से ही ये जो होता है वो कंट्रोल होता है। तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन जो होता है वो पैंक्रियास में एक अंतःस्रावी भाग होता है, इंटरनल ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, ठीक है। वो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं उनमें बीटा कोशिका से स्रावित होता है, उनमें बीटा कोशिका होता है, उसी से ये हार्मोन स्रावित होता है, जिससे ये कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका स्थिर वैद्युत बल, दूसरा ऑप्शन है घर्षण बल, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा ऑप्शन है चुंबकीय बल। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है? इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही है, घर्षण बल, क्योंकि स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल ये सब प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब नेचुरली होता है। चुंबकीय बल भी जो है अपने आप जो वो होता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी ग्रेविटी से मिलता है। स्थिर वैद्युत बल भी इलेक्ट्रिसिटी से मिलता है, ठीक है। घर्षण बल ही है जो हम किसी कार्य को करते हैं तब उत्पन्न होता है, तो इसीलिए ये सबसे अलग है। बाकी तीन जो होते हैं ए सी डी ऑप्शन, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल, ये सब नेचुरली पाया जाता है, ठीक है। नेचर में अपने आप से ये उत्पन्न हो जाते हैं। घर्षण बल जो होता है वो कोई कार्य करने पर, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें जब जो बल लगता है वो घर्षण बल, यानी जैसे कह सकते हैं कि घर्षण बल प्रकृति में नहीं पाया जाता है, यानी अगर दो वस्तुओं के बीच गति का विरोध करने वाला ये बल होता है। यानी किसी चीज़ को अगर हम रगड़ रहे हैं, यानी अगर मान लीजिए कि साइकिल का टायर ज़मीन पे वो रगड़ा रहा है, तो साइकिल का टायर और ज़मीन के बीच में जो बल लगता है, यानी जो उसके वो ज़मीन जो होता है उस बल का विरोध करता है, तो उसमें घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो घर्षण बल जो होता है वो उत्पन्न किया जाता है, बाकी तीन जो बल हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? यानी जो ईंधन फ्यूल्स के जो कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग पढ़े हैं अभी, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था, उनको कह रहा है कि उनके मात्रक को किस में व्यक्त किया जाता है। मैंने आपको बताया है, पहला ऑप्शन है कैलोरी प्रति ग्राम, दूसरा ऑप्शन है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है जूल, चौथा ऑप्शन है किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो बताइए, अभी पहले क्वेश्चन में मैंने इसे डिस्कस किया है, इसका ऑप्शन डी वाला सही होगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। ईंधन का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक में व्यक्त किया जाता है। यानी 1 ग्राम ईंधन के पूर्णतया दहन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा के ईंधन का कैलोरी मान कहलाता है, ठीक है। 1 ग्राम ईंधन को जब हम जलाते हैं तो उससे जो ऊष्मा निकलती है उसी का जो कैलोरी मान कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है दोमट और बलुई, दूसरा ऑप्शन है मनोमय, नहीं सेकंड ऑप्शन है, ये गलत टाइप हो गया है, मृणमय होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है बलुई और मृणमय, चौथा ऑप्शन है मृणमय और दोमट। तो इसका ऑप्शन डी वाला सही है, मृणमय और दोमट, ठीक है। यानी दोमट मिट्टी जो होती है वो कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। ये रेत और चिकनी मिट्टी के कणों का मिश्रण होता है। दोमट मिट्टी जो होता है वो रेत और चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं उनका मिश्रण होता है। दोमट मिट्टी में जो है वृद्धि करती हुई जड़ें आसानी से भूमि में प्रवेश कर जाती हैं, इसीलिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोमट मिट्टी में जो जानते हैं कौन सा, गेहूँ है, बाजरा है, जौ है, दलहनी जैसे फसल जो होते हैं उनकी पैदावार अच्छी होती है, इसीलिए इसमें डी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, किसी सूची चित्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब बनाने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है? तो इसका ऑप्शन है पहला आभासी रंगीन और छोटा,
वास्तविक सीधा रंगीन और छोटा। तीसरा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा श्याम एवं श्वेत और छोटा। और चौथा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा। तो इसमें से जो कैमरे में हम फ़ोटो खींचते हैं दूर का, तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उसमें कैसा दिखाई देता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा दिखाई बनता है। तो किसी भी सूची छिद्र मतलब कैमरा जो होता है जिसमें दूरस्थ रंगीन बिंब का प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है, मतलब रियल बनता है, उल्टा बनेगा, कलरफुल बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः कितना होता है। तो ये तो सबको पता है कितना होता है। पहला ऑप्शन है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बी ऑप्शन है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा ऑप्शन है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 96.8 फ़ारेनहाइट। और डी ऑप्शन है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 96 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है, और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो इसका बहुत ही एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सेंटीग्रेड में पता है तो फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में पता है तो आप उसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं। तो इसका एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो आप नोट कर लीजिए। C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, C जहाँ पे सेंटीग्रेड को डिनोट करता है और F जो है वो फ़ारेनहाइट को डिनोट करता है। मैं आपको बता देती हूँ इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, आप नोट कर सकते हैं, C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, तो C जो जहाँ पर है आपका वो सेंटीग्रेड में है ये, और F जो है वो फ़ारेनहाइट में है। तो अगर आपको सेंटीग्रेड की वैल्यू पता है तो आप यहाँ पे सेंटीग्रेड की वैल्यू रखकर फ़ारेनहाइट को निकाल सकते हैं, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता है तो आप सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कार्यांतरण तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है, यानी टैडपोल जो होते हैं वो पानी में वृद्धि करते हैं। ठीक है, उनका कार्यांतरण उसी में होता है। तो जल में ऐसा कौन सी मात्रा होती है, पर्याप्त होती है, जिससे वो कर सकते हैं, कार्यांतरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पहला कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है आपका आयोडीन, और चौथा ऑप्शन है आपका क्या, खनिज। कार्यांतरण कहने का मतलब है वृद्धि करके वयस्क बनना। मतलब जब वो पैदा होते हैं तो उनके अंदर कैसे उनका ग्रोथ होता है और वो कैसे मैच्योर होते हैं। तो ऐसा जल में क्या पाया जाता है, कौन सी मात्रा पाई जाती है जिससे जिसे वो लेकर वयस्क बनते हैं, मैच्योर बनते हैं। तो पहला ऑप्शन कैल्शियम, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा आयोडीन, चौथा खनिज। तो सी ऑप्शन इसमें सही है, आयोडीन। आयोडीन जो होता है जल में पाया जाता है, तो आयोडीन की मात्रा की वजह से, जिस जल में आयोडीन की मात्रा अच्छी होती है उसमें टैडपोल जो है अपना ग्रोथ अच्छे से कर पाते हैं। और ये जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। आयोडीन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है निश्चित मात्रा में, और ये कायंत्रण मेढक के बच्चों को ग्रोथ करने में बहुत ही उपयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। ऊष्मा के कुचालक
यानी आपको पता होगा कि सुचालक होता है और एक कुचालक होता है। सुचालक वो होते हैं जिसमें से करंट का फ्लो हो सकता है, और कुचालक वो होते हैं जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा है? पहला है वायु, लकड़ी, प्लास्टिक। दूसरा ऑप्शन है ऊन, लकड़ी, आयरन। तीसरा ऑप्शन है जल, कॉपर, लकड़ी। चौथा ऑप्शन है वायु, एल्यूमिनियम और ऊन। तो उष्मा के कुचालक पूछा है। तो इसमें उष्मा का पूछा है, यानी एक फ्लो से, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में उष्मा का जो प्रवाह होता है, ठीक है। तो वो चीज़ किसमें नहीं होता है? उष्मा के कुचालक, यानी उष्मा का प्रवाह जिसमें नहीं होता है। सुचालक में तो होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, वायु, लकड़ी और प्लास्टिक। यानी वायु में नहीं हो सकता है, लकड़ी में भी, अगर लकड़ी को एक तरफ जलाया जाए तो दूसरा तरफ गर्म नहीं होता है, ठीक है। प्लास्टिक भी ऐसा ही होता है, प्लास्टिक का भी अगर एक सिरा जलाया जाए या गर्म किया जाए तो दूसरी तरफ वो गर्म नहीं होता है। लेकिन दूसरे ऑप्शन में देखिए, तीसरा टॉपिक है उसमें आयरन। तो आयरन जो होता है, अगर एक सिरा गर्म करते हैं तो उसमें उष्मा का प्रवाह होते हुए दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तीसरे ऑप्शन में भी कॉपर है, जल है, इन सब में भी होता है। चौथे ऑप्शन में भी एल्यूमिनियम दिया है, तो उसमें भी जो है एक सिरा गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा में उष्मा का प्रवाह होकर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन जो सही है ऐसा, जिसमें वायु है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सब जो होते हैं उष्मा के कुचालक होते हैं। यानी इनका एक सिरा गर्म करने पर उसमें उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, दूसरा सिरा वैसे ही ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और ऐसे ही 10 क्वेश्चन हम आपके लिए और भी लाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, और आपको इसमें से ढेरों सारे नंबर जो है आप इससे सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को, ताकि आपको आगे के जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।